हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल मिशन प्रेरणा लक्ष्य में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल विशेष रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के लिए बनाया गया है। आज हम इसमें गणित विषय में प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये देखिए, संख्याओं की सूची हमने आपके सामने लगा दी है। इसमें सबसे पहले नंबर पर प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नंबर 2 पर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। नंबर 3 पूर्णांक, इंग्लिश में जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। नंबर 4 फ्रैक्शन यानी भिन्न। नंबर 5 परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, सम संख्याएं इवन नंबर, विषम संख्याएं ऑड नंबर, भाज्य संख्याएं जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? एक से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की अंतिम प्राकृतिक संख्या की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए उसे हम अनंत के सिंबल से प्रदर्शित कर देते हैं। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1। तो अगर सबसे पहले 1 है तो ये हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। शून्य को गिनती में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर? याद रखिए, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं गिनती की संख्याओं में अगर हम शून्य को भी मिला लेते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए, 0 1 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो 0 को मिलाने के बाद प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी कहलाने लगती हैं। नंबर 3 देखिए, पूर्णांक। बहुत सी ऐसी संख्याएं होती हैं जहां पर हमने ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग देखा है। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। संख्या रेखा पर देखिए इसका प्रदर्शन। -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, यानी ऋणात्मक संख्याओं से धनात्मक संख्याओं की तरफ पूर्णांकों का क्रम बढ़ रहा है और धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ पूर्णांकों का क्रम घट रहा है। तो देखिए, पूर्णांकों का घटता हुआ क्रम क्या है? ये। और बढ़ता हुआ क्रम क्या है? क्लियर? धनात्मक पूर्णांकों में प्रायः प्लस का चिन्ह प्रयोग में नहीं होता है। जैसे 5 को अगर हम सिंपल 5 भी लिखते हैं तो वो प्लस मान लिया जाता है, उसमें 5 या 5+7 या 7+। चौथी महत्वपूर्ण संख्या है भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अंश। अंश या हिस्सा। अंश या हिस्सा। प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात भिन्न कहलाता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात क्या है? भिन्न है। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक सर्किल लिया हुआ है, उसको 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। इन 4 भागों में पहला भाग हमने क्या कर दिया है? छायांकित कर दिया है, ढक दिया है।
तो कुल 4 भागों में से छायांकित भाग कितना है? 1। इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1/4, यानी 4 कुल हिस्सों में से एक हिस्सा कैसा है? छायांकित है। अब भिन्न को हम अपनी भाषा में परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्राकृतिक संख्याएं जिनको a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न कहते हैं। a/b जिसमें ऊपर वाला अंक अंश कहलाता है, अंग्रेजी में जिसे न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो अंक है वो हर कहलाता है, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। a और b प्राकृतिक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक है। देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको। ये हमने उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पे 2/7। यहाँ पर 2 क्या है? हमारा अंश है, और 7 क्या है? हर है। लेकिन जो ऊपर की संख्या है अंश है, वो हमारा क्या है? छोटा है। और हर कैसा है? बड़ा है। तो इस प्रकार की भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए 9/2। 9/2 में जो हमारी ऊपर की संख्या है अंश, वो क्या है? बड़ा है, और नीचे की संख्या क्या है? छोटी है। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। तो देखिए 2 तरह का भिन्न हमने यहाँ समझा, उचित भिन्न और विषम भिन्न। तीसरा एग्जांपल देखिए 14/4 यानी 14/4। ये 14/4 में भी देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये एक प्रकार की विषम भिन्न है, लेकिन इस विषम भिन्न को हम 3 सही 2/4 के रूप में लिख सकते हैं। 3 सही 2/4 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर 3 एक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है और 2/4 क्या है? उचित भिन्न है। तो ये धनात्मक पूर्णांक और उचित भिन्न को मिलाकर, धनात्मक पूर्णांक और उचित भिन्न को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? इसको मिश्र भिन्न। क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। तो 3 तरह की भिन्न आपने देखी, उचित भिन्न, विषम भिन्न और तीसरा है मिश्र भिन्न। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, आगे देखिए। अर्थात विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है तथा मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है। यानी हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। 15/2। 15/2 को हम 7 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। 7 सही 1/2। अब इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 7 का 2 से गुणा करते हैं, तो 7 × 2 14, और 1 को उसमें प्लस करते हैं 15। तो ये क्या हो जाता है? 15/2। यहाँ पर जो 7 है वो क्या है? हमारा भागफल है। 1 क्या है? शेष है, और 2 क्या है? भाजक। तो जब हम इसे विषम भिन्न में बदलते हैं तो भाजक को भागफल से गुणा कर देते हैं और शेष को उसमें जोड़ देते हैं, तो हमें विषम भिन्न मिल जाती है। यानी विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कब लगेगा? जब b का मान 10 के गुणक के रूप में हो, अर्थात 10, 100, 1000 एट्सेट्रा। यानी जो हर है हमारा वो क्या हो? 10 के गुणक में, 10, 100, 1000 एट्सेट्रा, तो उसे दशमलव के रूप में लिखते हैं तथा ऐसे भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर? देखिए एक एग्जाम्पल से इसको देखिए, समझिए। एग्जाम्पल देखिए 5/100। तो 5/100 को दशमलव में हम लिख सकते हैं 0.05। 8/1000 क्या लिख सकते हैं इसको? 0.008। अगर भिन्न में अंश की वैल्यू 0 हो, यानी ऊपर 0 हो, तो उसका पूरा मान क्या होगा?
जीरो ही होगा। तो 0/5 हो तो सकता है भिन्न, लेकिन उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यानी 3 में से जीरो हिस्सा, 3 में से जीरो हिस्सा, तो जब हमने कुछ दिया ही नहीं है तो वो दिया हुआ मान क्या होगा, या कुल मान क्या होगा? जीरो ही रह जाएगा। तो 0/3 लिखा जा सकता है, भिन्न भी कहलाएगा, लेकिन इसका मान क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चौथी संख्या है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। Q का मान जीरो नहीं हो सकता। ये देखिए, Q का मान जीरो नहीं हो सकता। जैसे भिन्न में Q का मान या B का मान जीरो नहीं हो सकता है, उसी तरह से परिमेय संख्याओं में भी Q का मान जीरो नहीं हो सकता। कुछ उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया 2/5। तो 2/5 ये धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है, इसे हम भिन्न भी कह सकते हैं और परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ऋण 3/7, तो इसमें हमारा जो अंश है वो ऋणात्मक है। तो भिन्न में अंश या हर ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। 4/7 भिन्न नहीं हो सकता, परिमेय संख्या है। 9/0 भिन्न नहीं हो सकता है और परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि Q का मान यहाँ पे क्या है? जीरो है। Q का मान क्या है? जीरो। क्लियर? -5/-9, तो जब अंश और हर दोनों ही माइनस है तो वो कट जाते हैं, यानी वो एक धनात्मक संख्या हो जाती है, धनात्मक संख्या हो जाती है। पर अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल ऋण 5/2 शो कर रहे हैं, तो हम उसको भिन्न नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सीधे परिमेय संख्या कहेंगे। सॉल्व करने में हम माइनस माइनस को हटा देते हैं। चलिए आगे देखिए। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। चूंकि भिन्न धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है, तो इसलिए वो परिमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, इसलिए वो भिन्न नहीं हो सकती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण देखिए, जैसे 0 हमने लिया, 0 एक पूर्णांक है, तो 0 को हम 0/1 या 0/-1 लिख सकते हैं, क्योंकि सबका मान तो 0 ही रहेगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन पूर्णांकों को हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अगली संख्या देखिए, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है? अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को, अब परिमेय का उल्टा होगा, ये परिमेय में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण देखिए, √2, √3, √4, √6, √7, √8 एट्सेट्रा। अब देखिए, इसके बीच में √4 नहीं आया। √4 क्यों नहीं आया? क्योंकि जो √4 है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और 2 को हम पूर्णांक, 2 एक पूर्णांक है, तो 2 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2/1 कर सकते हैं। इसलिए √4 एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखेंगे, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल ले लें, √16। तो √16 का वर्गमूल क्या होगा? यानी √2 का वर्गमूल क्या होगा? 4। 4 को एक पूर्णांक है, तो उसे हम परिमेय संख्या में 4/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि √16 भी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान रखिए, जिसका वर्गमूल कोई पूर्णांक होगा, जिसका वर्गमूल कोई पूर्णांक होगा, तो और उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। P/Q के रूप में लिख सकते, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर? तो परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक हम परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जिन वर्गमूल का मान पूर्णांक आता है उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगली संख्या देखते हैं, सम संख्याएं।
सम संख्याएं क्या है? वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, यानी 2 से विभाज्य है, यानी 2 से कटने वाली संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। तो देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं क्या हो सकती है? खुद 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10, 12, 14 एट्सेट्रा। तो जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। इसी तरह से जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एट्सेट्रा, ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। अगली संख्या देखिए भाज्य संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं या कंपोजिट संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे उदाहरण देखिए 4, तो 4 के 2 गुणनखंड हो गए, 2 और 4, 2 से ज़्यादा यानी 4 के 3 गुणनखंड हो जाएंगे। एक तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। 6 को देखिए 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, तो इसके गुणनखंड क्या होगा? 1, 3 और 6, यानी वो सभी संख्याएं जो जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगला देखिए अभाज्य संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। एक गुणनखंड संख्या 1 तथा दूसरी वो स्वयं हो, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण देखिए, हमने 5 का उदाहरण लिया, तो 5 1 से कट सकता है और स्वयं 5 से कट सकता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। 7 1 से कट सकता है और 7 से कट सकता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्याओं का उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एट्सेट्रा। इसमें 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ये सम संख्या भी है। इसके बाद देखिए 3, ये भी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कुल कितनी होती हैं? 15 होती हैं। आपको यहाँ पर वो संख्याएं पहचान कर अपनी कॉपी में लिखना है। क्लियर? इसी तरह से 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इन अभाज्य संख्याओं को भी आपको पहचानना है और अपनी कॉपी पे लिखना है। चलिए अगली संख्या देखते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण में हमने एक उदाहरण लिया हुआ 2 और 5, ये 2 संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कट सकती हैं, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक कितना हुआ? 1। 1 और 7 है, 1 से कट सकती है, 1 से 1 भी कट जाएगा, 1 से 7 भी कट जाएगा, और कोई संख्या इसमें बड़ी संख्या नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या है। यानी ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 हो। देखिए यहाँ पर 12 और 27, 12 और 27 के केस में यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 12 और 27 दोनों 3 से कट सकती हैं, और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब 12 और 27 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 23 और 24 ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कट सकती है, तो महत्तम समापवर्तक इसका 1 है। 101, 103 महत्तम समापवर्तक 1 है। यानी ऐसी संख्याएं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक सिर्फ 1 होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी संख्याओं के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।